बच्चे जुड़े हैं उनको भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक जो वर्क, एनर्जी और पावर जो है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल। एक ही बच्चा आई थी इंग्लिश मीडियम का आज बाकी सब छुट्टी पे हैं। एक पिंड दे रखा है, पर आप लोग भी इंग्लिश से पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी वाली लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन रहता है। m द्रव्यमान का एक पिंड है जो r त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस पिंड के केंद्र की ओर लगने वाला बल है mv²/r। कौन सा बल है ये, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वृत्त की आधी परिधि तक पिंड को इस बल द्वारा घुमाने में किया गया कार्य होगा। ये कहा गया है सर्कुलर पाथ है जिसपे ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां तक घूमता है। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया और कहां तक आया है, यहां तक आया है। और इस स्थिति में आपको किया गया कार्य बताएं। सिंपल, सबको अपने पेन नोटबुक यूज करने हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो W इक्वल टू क्या है, F डॉट S है, या फिर हम बात करें FS cos थीटा है। अब आगे सोचें, अब यहाँ पे दे रखा है F इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, mv²/r। दूसरा पार्ट है S, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास का पार्ट था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से चल के कहाँ तक आया है, B तक आया है। उस स्थिति में विस्थापन जो होता है वो होता है न्यूनतम दूरी, ये वाली, जो कि वास्तविकता में क्या है, इसकी वृत्त की व्यास है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2r। और ये क्या है, उसकी दूरी है। तो आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है S इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r। अब बताएं, थोड़ा सोचें फिर पेन चलाना स्टार्ट करें। दो चीजें मैंने लिख दी है, तीसरी चीज मैंने नहीं लिखी है, कॉस थीटा। थीटा क्या है इसके लिए, 180 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, F और S के बीच का एंगल होता है। सूत्र के अनुसार अगर देखें फॉर्मूले में, थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। बल की दिशा कहाँ है, अभिकेंद्रीय बल कहाँ है, अंदर की तरफ। विस्थापन की दिशा क्या होती है, विस्थापन की दिशा क्या होती है वृत्ताकार पथ में, जिस दिशा में वेग होता है उसी दिशा में विस्थापन होता है क्या। तो वेग यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो, विस्थापन की दिशा कहाँ है, स्पर्श रेखीय दिशा में, टेंजेंटियल डायरेक्शन में। एंगल कितना हो गया, तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा मेकअप करके दिया है, बाकी स्टेटमेंट वही रहने वाला है। और कल ही की क्लास में बात की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी आएगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, शून्य कार्य होगा, क्योंकि वहां पर दोनों के मध्य कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री। अब हम यहाँ क्या सोचने लग गए, ये इस डायरेक्शन में, हम इसकी डायरेक्शन यही कंसीडर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, और वर्क फोर्स की आप लोगों को पता ही है सेंटर की तरफ है, तो दोनों क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। या तो आप 0 लोगे या क्या लोगे, 180 लोगे, यही केस यूज करोगे। लेकिन एस की डायरेक्शन तो क्या होती है, एक्चुअल में एस या एक्स जो है वो अलग से थोड़ी डिफाइन होता है, वो तो वी के टर्म्स में डिफाइन होता है, यानी जिस दिशा में वेग उसी दिशा में विस्थापन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को। तो प्लीज स्टेटमेंट क्लियर नहीं मिलेंगी, इतना सारा दे रखा है, इसका मतलब हमें दिमाग सिर्फ इस चीज पे दौड़ाना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, चाहे आधे वृत्त के लिए आओ, पूरे वृत्त के लिए आओ, या फिर उसके 1/4 भाग के लिए आओ, कितना भी पार्ट हो सर्कल का, ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका वर्क डन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर है, बढ़े आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक चलती हुई रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो वह 80 मीटर चलकर रुक जाती है। यदि गाड़ी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो अवमंदन बल से गाड़ी रुकेगी। डी 4 गुना।
देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला निकाले तो हमें सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखनी है। क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन ये तो क्या हो गया, 0, अंतिम वेग क्या है, 0 है। तो यहाँ से सिर्फ क्या बनता है, और ये एक्सेलरेशन भी क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, जिसे अवमंदन आप कह रहे हो। तो यहाँ पे माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वैल्यू जिसकी है वो है कि ये u स्क्वायर के तो क्या है, प्रोपोर्शनल है, और a के जो है वो क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन या अवमंदन बल के जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आया समझ में? इनिशियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और जो आपका रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है या रिटार्डेशन जो लग रहा है उसके क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे रिटार्डेशन को तो क्या कर दिया है उन्होंने, फिक्स कर दिया कि रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो उस स्थिति में 80 मीटर चल के रुक जाती है। उसी सड़क पे चल रही है, मतलब रिटार्डेशन स्टिल सेम रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में बदला क्या है कि यहाँ पर वेग को क्या कर दिया, 2 गुना। तो सिंपली s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। डन, यही हो जाएगा। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, इससे आप सीधा बना सकते हो। u की जगह 2u रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u का स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, 4u स्क्वायर हो गया, यानी 4 गुना हो गया। आ गया समझ में सभी को? तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बढ़े आगे। हाँ जी, you lift a heavy book from the floor of the room and keep it in the bookshelf having a height 2 meter. In this process you take 5 seconds. The work done by you will depend upon. एक किताब है जिसको उठा करके एक बुक शेल्फ में रखा गया है और उसकी हाइट दे रखी है, और आपको यहाँ पे बुक का वेट भी दे रखा होगा, हाँ नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है 5 सेकंड में। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो आप वर्क डन कर रहे हो वो कितना होगा, 0 होगा, कोई वर्क डन होगा, किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो किस पे करेगा। डी क्या कह रहे हैं, वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। कोई भी वस्तु को अगर आप सतह से उठाकर किसी ऊंचाई पर लेके जा रहे हो, उस स्थिति में वास्तव में कार्य क्या होता है, यू होता है। कार्य क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, या फिर हम कहें पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि इनिशियल तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, प्रारंभिक स्थिति में तो कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो यहाँ पे W बराबर क्या होता है, mgh होता है। यहाँ पे mg को हम W कहते हैं, वेट कहते हैं, गुणा h क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पे वेट तो किसका होगा, वस्तु का होगा, और ऊंचाई किसकी होगी, जिस ऊंचाई पे आप पहुंचाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन। अभी आप लोगों को पेन की जरूरत पड़ेगी। आपको दे रखा है कि यहाँ पर एक फोर्स है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप का, और वो एक बॉडी पे अप्लाई किया गया है, और उसने डिस्प्लेसमेंट किया है 6i कैप प्लस 5k कैप अमाउंट का। आपको ये बताना कि इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है। चलाएं अपना अपना पेन। देखते हैं, मेजॉरिटी विंस। 10, डन। जिनका हुआ बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ, आंसर की तो भी बात ही नहीं हुई कि सही है कि गलत। जिनका हुआ बहुत अच्छा हुआ, जिनका नहीं हुआ तो वो ये सोचे कि क्यों नहीं हुआ, या फिर ये पूछे कि क्यों नहीं हो रहा हमसे, क्या फॉर्मेट लगेगा। एक ही दिन में आप बैठते ही नहीं सीख सकते उस चीज़ को। हो गया सभी का। देखिए, सिंपली वर्क डन के बारे में 3 फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या कहता है, जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, एफएस, जो कब दिया हुआ होगा, जब आपको बात करनी होगी किसकी, मैक्सिमम वर्क की। इस तरीके के क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी वहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, बल मिलेगा 5 न्यूटन और विस्थापन जो उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर का। इस तरीके से आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, परिमाण दिया हुआ मिलेगा। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा फॉर्मेट जो हमें मिलता है वो मिलता है W = F × S।
एफ डॉट एस, क्या मिलता है यहाँ पर आपको एफ डॉट एस, क्योंकि ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है। यानी यहाँ पर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस क्वांटिटी में मिलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में, सदिश रूप में मिलेंगे। यहाँ पे आपको एफ जो दे रखा है सदिश रूप में दे रखा है, और एस जो दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, सदिश रूप में। आपको इनका क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है, इनका स्केलर प्रोडक्ट आपको करना है। और अदिश गुणनफल आपको पता है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, वो आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ से 5 और यहाँ से क्योंकि जे कैप तो है ही नहीं तो वो तो नेग्लेक्ट हो गया, ये हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, तो सॉल्व होकर आपको मिल गया होगा कितना 10। आई डॉट आई 1 हो गया और जे डॉट जे क्या हो गया आपका, के डॉट के क्या हो गया 1 हो गया। डन है। अब इसके अलावा जो थर्ड फॉर्मेट मिलता है उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से मिलेगा, अगर इसी इंफॉर्मेशन के साथ में ये लिख दिया जाए बल जो है विस्थापन के सापेक्ष थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर आरोपित किया जा रहा है, या एक अरेंजमेंट दे दिया जाए कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्षैतिज के सापेक्ष 30 डिग्री कोण पर क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है या धक्का दिया जा रहा है। जब खींचा जा रहा है यानी पुल किया जा रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, और धक्का दिया जा रहा है उस स्थिति में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी कोण जो दिया हुआ है वो क्षैतिज के सापेक्ष, जरूरी नहीं क्षैतिज के सापेक्ष हो, वो क्या दे सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में भी दे सकता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को एक डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका कंपोनेंट लोगे, और वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा, और आप फॉर्मूला जो काम में लोगे वो हो जाएगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है सभी को। वर्क के डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर व्हेन एक्सिलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी सहमत है इस पे। देखिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी की पोजीशन की वजह से या किसी की ओरिएंटेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति या फिर वो जिस निकाय में स्थित है, या फिर मैं कहूँ उसकी डिफॉर्मेशन किस तरीके से उसमें विरूपकता आ रही है, इन सब के कारण ही क्या होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मेट आपको वहाँ पर बताए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एक फॉर्मूला बताया था वो था आपके पास में U इक्वल टू KQ/R, या फिर Q1 Q2 भी ले सकते हो, जो हम डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसे आप पोटेंशियल भी कहते हो, जिसे आप विभव भी कहते हो। जब आपको 2 चार्जेस दे रखे हैं, 2 आवेश अगर आपको दे रखे हैं तो फॉर्मूला ये होगा, अगर एक सिंगल चार्ज है तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। डन है। अब यहाँ पर आते हैं, इसी फॉर्मूला का एक दूसरा फॉर्मेट होता है, और वो दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, W इज इक्वल टू QV। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे W किया गया कार्य, उस आवेश पर किया गया कार्य, Q आवेश होता है और V क्या होता है, वोल्ट विभव होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से देखिए ये दे रखा है आपको कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये V, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य ये ऊर्जा जो इसके पास होती है वो संग्रहित होती है। क्लियर है सभी को। बढ़े आगे की ओर, तो यहाँ पे इसका आंसर B हो गया। नेक्स्ट देखिए, the kinetic energy acquired by a body of mass m is traveling some distance s starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to। थोड़ा ध्यान लगाएं और सोचें, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत सारे डाले जा सकते थे, ये वो चीज़ें होती है जहाँ पर आप लोग जाके रुकते हो। कभी भी देख लेना एग्जाम में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज आपको बीट करने में थोड़ा हार्ड लगता है। हाँ जी, बैठी कुछ कैलकुलेशन किस चीज़ से कंपेयर, पहले तो ये बताओ पूछा किसके बारे में, कौन सी ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में, कि गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है, किसके साथ में, मास के साथ में, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं, द्रव्यमान में दे रखे हैं। यानी हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास से कैसे रिलेटेड है। देखिए बच्चों,
हमारे पास में एक सिंगल क्वांटिटी के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूले आते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करने लग जाते हैं, उन फॉर्मूलों के बिहाफ पे कंपेयर करने लग जाते हैं। आपको फॉर्मूला देखने से पहले ये देखना है कि आपको जो जानकारी दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो किस फॉर्मूले के रिगार्डिंग दी गई है। आपको कंपेरिजन भी उसी के आधार पर करना है, क्योंकि हम जैसे ही ये देखेंगे हमारे दिमाग में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है क्या, और हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, m के। और ऑप्शन में आपको देखने को भी मिल रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या है, m के समानुपाती है। लेकिन लैंग्वेज क्या कह रही है कि नियत बल है। पहली चीज तो दे रखी है क्या, फोर्स, नियत बल, फोर्स क्या है, कांस्टेंट अमाउंट का है। सेकंड चीज दे रखी है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो विराम से गति करना प्रारंभ करती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, एज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी यहाँ पर गतिज ऊर्जा की अकेले की बात नहीं हो रही है, उस गतिज ऊर्जा के कारण जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उस कार्य की भी बात हो रही है। अगर सिर्फ गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हाफ mv² की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हाफ mu² बराबर 0 की भी बात हो रही है, यानी गतिज ऊर्जा 0 से बढ़कर के कुछ हुई है, यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी का दूसरा रिलेशन क्या है। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, W = डेल काइनेटिक एनर्जी, यही कहता है क्या। तो W बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा क्या, क्योंकि U तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये जो W है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, W कैसे निकाल सकते हो, दूसरे फॉर्मूला से। गिवन डेटा चेक करो, बल दे रखा है और दूरी दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये जो हाफ mv² है वो बराबर है किसके, F.S के। किसके बराबर है, F.S के। और ये जो हाफ mv² है इसी का नामकरण हम करते हैं कैसे, गतिज ऊर्जा के रूप में करते हैं क्या, यानी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, F.S के बराबर होगी। क्या यहाँ पर कहीं भी द्रव्यमान का जिक्र हो रहा है क्या, कोई द्रव्यमान का जिक्र हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यानी यहाँ से डायरेक्टली ये बन रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है फोर्स के, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। आरोपित बल और विस्थापन के ऊपर निर्भर करती है कौन, गतिज ऊर्जा। क्या कहीं पर भी द्रव्यमान आया क्या, नहीं, यानी द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करती। तो m⁴ का मतलब क्या होता है, 1, यानी ये गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। अब इस चीज का एक लैंग्वेज में आंसर देना चाहेंगे। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब आपको लिखवाया जाता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही कहा जाता है। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या वहां पर कहीं भी ये द्रव्यमान जो वर्ड है, मास जो है, उसका जिक्र किया जाता है क्या। कोई 5 किलो की वस्तु है उसको भेजा जा रहा है, फिर 10 किलो की वस्तु है उसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर उनका वेग वेरी करेगा, उनका जो वेलोसिटी है वो प्रभावित होता है, ना कि वहाँ पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। गतिज ऊर्जा का तो जिम्मेदार ही कौन है, सिर्फ उनकी गति जिम्मेदार है। और गति कैसे उत्पन्न होती है, बाह्य बल के कारण गति उत्पन्न होती है। क्लियर है सभी को। तो मैथमेटिकल रीजन ये है इसका, और लैंग्वेज में आप लोगों ने देखा हुआ है। इसको इतना एलेबरेट करने जितना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बट रीजन ये था इस क्वेश्चन को डालने का कि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो किस बिहाफ पे करना है, फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं करना है, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, और जितने भी पुराने बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए इसका। पढ़ें, एक गेंद को मीनार के शीर्ष से छोड़ा जा रहा है, गति के दौरान गुरुत्वीय बल के द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में किए गए कार्य का अनुपात बताएं। जितना भी वर्क पावर एनर्जी मिला वहां इसका आंसर नहीं है, तो पन्ने ना देखें, सीधा सीधा जो देखना है वो क्या देखना है, पुरानी जानकारी देखनी है। बी, डी, किसने कहा डी, पीछे चलो देखते हैं बेटा। जस्ट थोड़ी सी पीछे की स्टोरी है, पहले तो ये पता करो वर्क के लिए क्या क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कोई वस्तु गिर रही है यानी फोर्स कौन है यहाँ पर है, mg। दूसरी चीज बात हो रही है किसकी, s की। s दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा। और s का जो आंसर है वो मिलेगा हमारी सेकंड क्लास के अंदर, जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें इसका जिक्र हुआ था। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है,
3। कब तक होती थी? जब तक इस क्लास में नहीं बैठे थे। इसमें बैठते ही कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी। और चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। याद आया क्या? nthवें सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चौथी आपकी क्या थी? गति की समीकरण थी। ठीक है, क्या कहती है वो समीकरण? u प्लस a/2 और यहाँ से 2n-1t, यही थी क्या समीकरण? प्रारंभिक वेग त्वरण बटा 2 ब्रैकेट में 2n-1t, ये क्या है? nवें क्षण में वस्तु द्वारा तय विस्थापन। डन? क्लियर है सभी को? ये इक्वेशन, थोड़ा पेज छोटा था इसलिए इधर कर दिया, u प्लस a/2 2n-1t। क्लियर है? जब वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? पीछे बॉयज, प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ऊपर जब पकड़ के रख रहे हो उस स्थिति में उसके पास कोई वेग नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? 0। और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ रहा है तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? g। तो यहाँ से s nth का फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है? g/2 ब्रैकेट 2n-1t। क्लियर है सभी को? अब यहाँ से देखिए mg बदलने वाला है क्या एक वस्तु के लिए? मैं इस फोन को यहाँ से गिरा रही हूँ तो यहाँ पर क्या 1 सेकंड पर भी mg लग रहा है? क्या 2 सेकंड में भी mg लगता है? क्या 3 सेकंड में भी mg लगता है? यानी mg बदला क्या? नहीं बदला। तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सिंपली ये ध्यान रखना है w प्रोपोर्शनल है किसके? s के। जो रेशियो s का होगा वही किसका होगा? mg का होगा। रख लीजिए यहाँ से पहले सेकंड में, पहले में ही पूछा है क्या? प्रथम, फर्स्ट सेकंड में 2 1 जा 2 -1 कितना हो गया? 1। कितना हो जाएगा? g/2t हो जाएगा क्या? सेकंड सेकंड में रखोगे 4 - 1 कितना हो गया? 3। कितना हो जाएगा? 3/2 gt। नेक्स्ट अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा? 3 2 6 - 1 5t। क्या हो जाएगा यहाँ से? 5/2 gt। gt सब में कैंसिल है, 2 कैंसिल है, रेशियो क्या बन गया? 1:3:5। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए और सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्क के लिए। क्लियर है सभी को? डन है? यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में वस्तु के विस्थापनों का अनुपात होगा। क्लियर है? एक और पॉइंट जहां हम गलती करते हैं वो और बता देती हूँ। सेम लैंग्वेज यहाँ पे बदल करके आएगी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में, बस इतना सा फर्क और आता है। और वहां पर हम क्या करते हैं? 1 सेकंड को हम फर्स्ट, ये ऑर्डर है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये क्या है? कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है? एक ऑर्डर है। और 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड क्या है? एक वैल्यू है। तो जब आपको क्या दिया गया हो? ऑर्डर दिया गया हो, एक सीरीज दे रखी हो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तब तो nवें सेकंड वाला लगाना है। और जब आपको 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में दे रखा है, तब हमारे पास बची हुई जो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड और थर्ड नंबर की, वो यूज करनी है। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे की ओर? हाँ जी, बनाए। A particle moving under the effect of a force F is equals to cx from x is equals to 0 to x is equals to 1. The work done in the process is, किया गया कार्य क्या होगा? बिल्कुल पेज मत देखो विनय, कुछ भी मत देखो, जो आ रहा है वो करो। अपना रफ पेज खोल के रखो, जो लिखा जा रहा है वो लिखो। यहाँ कोई मार्क्स देने नहीं बैठा हुआ है, आप खुद को जज कर रहे हो बस। बहुत अच्छी बात है अगर आपको कैप्चर हो रहा है कि आपको पेन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, और अगर आपको लग रहा है कि लिखने की जरूरत है तो बनाओ उसको। बी, आगे बताएं। सबका हो गया बी? सिंपल है, कुछ भी नहीं दे रखा। फोर्स क्या है? वेरिंग फोर्स, बदलता हुआ यहाँ पर बल दे रखा है, यानी वो किसका फलन है? यहाँ पे स्थिति का फलन है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? F डॉट dx करते हैं क्या? F का मान दे रखा है आपको कितना? cx डॉट dx, और लिमिट दे रखी है x बराबर 0 से x1। यहाँ से आप समाकलन करोगे, c बाहर आ गया, x²/2 रख दोगे, लिमिट 0 से x1 तक रखोगे, 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ cx1²। डन है सभी को? बढ़े आगे। बहुत अच्छी चीज है कि ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ देख के निकाल पा रहे हो, आपको पेन यूज करना नहीं पड़ रहा है। ध्यान दें। 2 स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर respectively are stretched with the same force.
they will have potential energy in the ratio. हुआ 2:1 या 1:2? 2:1. सी डन. सी नहीं बेटा, एक बार पेन चला के देखो. अगर आइडिया से नहीं आ रहा तो पेन चलाने के लिए लाए हैं हम इसको. पहले तो ये पता होना चाहिए क्या दे रखा है. जो नंबर दे रखा है सबको दिखता है, जो नहीं दिखता है वो ये चीज है, सेम फोर्स. यानी यहाँ पे फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला. क्यों नहीं पड़ने वाला? अगर फोर्स का अमाउंट क्या है, सेम है. आपको ध्यान देना है स्प्रिंग के लिए जो काइनेटिक